हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लोगों के पास में हम लोगों ने एक एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आप लोगों के कॉमर्स के हर एग्जाम में, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम रहता है, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए हर एग्जाम में बेनिफिशियल रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। ए व्यू दैट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म has a bearing on share valuation advocated by James E. Bolter is based on which one of the following assumption? So आप लोगों को पता है FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, जिसके हम लोगों के पास में क्या रहते हैं, FM के हम लोगों के पास में क्या रहते हैं, जो मेन गोल होता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। जो क्या कहते हैं कि वेल्थ को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। इसके लिए 3 तरीके के डिसीजन आप लोगों के पास में रहते हैं। कौन कौन सा होता है? एक हम लोगों के पास में रहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। सेकंड हम लोगों के पास में क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन होता है, जो ये कहता है कि डिविडेंड को बांटेंगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। तो डिविडेंड डिसीजन आप लोगों के पास में रहता है। ठीक है, डिविडेंड आपको लोगों को पता है, प्रॉफिट का वो वाला पार्ट जो शेयर होल्डर में बांटा जाता है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। और एक हम लोगों के पास में क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, जो आप लोगों के पास में सोर्सेज ऑफ कैपिटल के ऊपर ध्यान रखता है कि हमें कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल रखना है, तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है। ठीक है, तो जो डिविडेंड डिसीजन होता है इसमें हम लोगों के पास में 2 तरीके का मॉडल आते हैं। एक रेलिवेंट डिसीजन होता है, एक इररेलिवेंट होता है। जो रेलिवेंट मॉडल होता है ये क्या कहते हैं कि डिविडेंड बांटते हैं तो फर्म की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो जो रेलिवेंट मॉडल होता है उसमें हम लोगों के पास में कौन कौन सा मॉडल आता है, वोल्टर मॉडल आता है और हम लोगों के पास में गॉर्डन मॉडल आता है। और जो इररेलिवेंट मॉडल होता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, डिविडेंड को यूज करो ना करो वो उससे फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इररेलिवेंट मॉडल में मोदी गिलानी मिलर मॉडल आता है। रेलिवेंट मॉडल क्या कहता है, डिविडेंड को बांटेंगे तो फर्म की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और डिविडेंड को नहीं बांटेंगे तो फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इररेलिवेंट मॉडल क्या कहते हैं कि डिविडेंड का फर्म की वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्टर के ऊपर बात की गई है, मतलब कि रेलिवेंसी के ऊपर बात कर रहा है कि डेट को यूज करेंगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। तो उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, तो उसकी अजम्पशंस क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को लास्ट सीरीज के अंदर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखने के लिए कहा था। देखते हैं किस किसने सही आंसर किया है। रिटेन्ड अर्निंग एक अकेला सोर्स है फाइनेंसिंग का, ओनली वाली जो स्टेटमेंट रहती है ना ये आप लोगों के पास में ऑलमोस्ट जो रहती है ये क्या होती है, ये ऐसे रॉन्ग होते हैं, बट यहाँ पे ये करेक्ट है कि ये यही अजम्पशन लेके चलता है कि रिटेन्ड अर्निंग जो है वो क्या है, एक अकेला ही सोर्स है फाइनेंसिंग का। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट हम लोगों के पास में रहता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये वाली बात गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रहता है ये भी हम लोगों के पास में कैसी रहती है, कांस्टेंट होती है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये इसकी अजम्पशन होती है। अजम्पशन क्या होती है वॉल्टर मॉडल की, कि एक ही सोर्स है फाइनेंसिंग का, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग, फर्म की लॉन्ग लाइफ है, फर्म केवल इंटरनल फाइनेंस को यूज करती है, फर्म कोई भी डेट और इक्विटी को यूज नहीं करती है, फर्म की कांस्टेंट रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, 100% रिसेंट पे आउट है, जितना भी कमा रही है सारा का सारा पे आउट कर रही है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ईपीएस की फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होती है, अर्निंग पर शेयर होती है। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, फर्म की क्या है, लॉन्ग लाइफ है। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर ये क्या है, कांस्टेंट है। फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पर हम लोगों के पास में, डिविडेंड कितना बांटा जा रहा है प्लस में रेट ऑफ रिटर्न बाय में कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप लोगों के पास में रहता है, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। क्या फॉर्मूला रहता है, डी प्लस में रेट ऑफ रिटर्न बाय में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मैच द फॉलोइंग। पहला हम लोगों के पास में क्या है, मैचिंग अप्रोच, फिर क्या है स्ट्रक्चरल रेशो, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, और फिर क्या होता है, बोनस शेयर होता है। मैचिंग अप्रोच, ये आप लोगों के पास में किस चीज की अप्रोच है,
वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने की अप्रोच हम लोगों के पास में है। तो देखो वर्किंग कैपिटल क्या होती है हम लोगों के पास में, हमें बहुत भली भांति पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है। जो भी हम लोगों को डेली की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होते हैं, डेली ऑपरेशंस के लिए जो फंड चाहिए होता है वो क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है जी। सो वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोगों को फाइनेंस चाहिए, तो शॉर्ट टर्म सोर्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म सोर्स हो सकता है। सो जहां पर हम लोगों को वर्किंग कैपिटल के जितने भी अमाउंट है, अगर हम उसको सारा का सारा किससे कंप्लीट करते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरा करते हैं, तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल के जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं अगर हम उसको शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरा करते हैं, तो ये हम लोगों के पास में कौन सी अप्रोच के अंदर आता है, अग्रेसिव अप्रोच का क्या होती है, पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है, अग्रेसिव अप्रोच का। अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए सारे के सारे किसको यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो ये आप लोगों के पास में किस अप्रोच के अंदर आता है, कंजर्वेटिज्म अप्रोच के अंदर आता है। और जो मैच और ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म नीड को किससे पूरा करो, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरा करो, और लॉन्ग टर्म की नीड को किससे पूरा करो, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरा करो। ये आप लोगों के पास में किसके अंदर आता है, मैचिंग अप्रोच के अंदर आता है। ठीक है, पहला क्या है, जितने भी नीड है, फंड की जितने भी नीड है सारे को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरा करो, अग्रेसिव अप्रोच। जितने भी नीड है फंड की सारी नीड को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरा करो, कंजर्वेटिव अप्रोच। फिर क्या आता है, शॉर्ट टर्म नीड को शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज से पूरा करना, लॉन्ग टर्म की नीड को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरा करना, ये मैचिंग अप्रोच के अंदर आता है। तो मैचिंग अप्रोच फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल की अप्रोच हम लोगों के पास में है। ठीक है, फिर हम लोगों के पास में क्या आता है, स्ट्रक्चरल रेशियो। तो जो रेशियोस रहते हैं ये आप लोगों के पास में किसका पार्ट होते हैं, तो देखो बी और सी में से ही कोई ना कोई रहेगा, तो ये तो साफ साफ दिख गया कि ये किससे रिलेटेड है, कैपिटल स्ट्रक्चर से। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कितना हम लोग डेट को यूज करें, कितना इक्विटी को। ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये क्या होता है, ईओक्यू भी इसके अंदर आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या होता है, वो मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो एक फर्म को मेंटेन करनी पड़ती है, इतने लेवल होने के बाद में उसको दोबारा ऑर्डर देना पड़ता है। सो ईओक्यू किसका पार्ट है, आप लोग के पास में नाम से ही क्लियर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है। बोनस शेयर जो रहेगा ये आप लोग का डिविडेंड पॉलिसी से कंसर्न करता है। बोनस शेयर क्या होता है, जब कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या करती है, फ्री में क्या करती है, शेयर इशू करती है एक रेशो के अंदर, वो क्या कहलाता है, बोनस शेयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ऑपरेटिंग स्टाइल ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस जब एक डोमेस्टिक बिजनेस होगा, जब हम लोग अपने नेशन की बाउंड्रीज के अंदर रहकर करते हैं, सो ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, डोमेस्टिक बिजनेस होता है। और एक हम लोगों के पास में क्या होता है, इंटरनेशनल, जब हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस करते हैं, तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, इंटरनेशनल बिजनेस हम लोगों के पास में होता है, जब हम लोग अपने कंट्रीज की बाउंड्री से बाहर जाकर करते हैं। तो ऑपरेटिंग स्टाइल ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी सेपरेट टू इंटायर ग्लोब, द स्टाइल इज लिमिटेड टू देयर इंटरनल इकोनॉमी ओनली। तो ऑपरेटिंग स्टाइल ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस को पूरे ग्लोब पे फैलाया जाता है, तो ये तो नाम से दिख रहा है कि ये क्या है, ट्रू है। ओके, और जो स्टाइल है वो लिमिटेड है भाई, अगर हम लोग उसको ग्लोबल लेवल के ऊपर फैला रहे हैं तो वो लिमिटेड कैसे होगा, है ना। तो ये आप लोगों के पास में रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो होता है वो क्वेश्चन के अंदर ही छुपे हुए होते हैं, बस हमें पहचानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वाज गिवन बाय। तो जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी है ये आप लोगों को किन्होंने दी है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास में जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी है वो किन्होंने दी है, डेविड रिगार्डो ने दी है, याद रखिएगा। एडम स्मिथ ने कौन सी वाली थ्योरी दी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हम लोगों को दी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। रेमंड वेर्नर ने पीएलसी का मॉडल दिया है इंटरनेशनल लेवल के अंदर। ठीक है, विचायले पॉटर ने क्या दिया है, एक डायमंड मॉडल आप लोगों को दिया है, क्या दिया है, डायमंड मॉडल दिया है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन थ्रू डिफरेंट मीन। एक कंपनी अपने ऑपरेशन को ग्लोबलाइज कर सकती है किस तरीके से, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर कर,
लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, तो ये सभी तरीके होते हैं किस चीज के, अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज करने के। एक्सपोर्टिंग क्या होता है, गुड्स को क्या करना, सेल करना इन द अनदर कंट्रीज, गुड्स को क्या करना, अनदर कंट्री में बेचना, तो ये क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट होता है। तो ये डायरेक्ट है, मतलब कि जब खुद ही किया जाए तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, जब बीच में किसी की मेडियोकर की हेल्प लेके एक्सपोर्ट करता है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, हम लोग किसी का लाइसेंस ले लेते हैं या किसी का फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। और जॉइंट वेंचर, दो बिजनेस मिलकर वर्क करती हैं। तो ये ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ की क्या फुल फॉर्म हम लोगों के पास में रहती है, स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों के पास में रहता है। डब्ल्यूटीओ कब बना था, ये आप लोगों के पास में पहले क्या होता था, गैट होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो आप लोगों के पास में कब बना था, 1947 में बना था। उसको कन्वर्ट कर कर आप लोगों के पास में क्या बना है, डब्ल्यूटीओ बना है। कब बना है, 1995 के अंदर बना है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करेक्ट है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ये भी करेक्ट है, डायरेक्टर जनरल ये भी करेक्ट है। ओके देखो डब्ल्यूटीओ की जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या आता है, सबसे ऊपर कौन होता है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है। उसके नीचे आप लोगों के पास में कौन वर्क करती है, जनरल काउंसिल वर्क करती है, जिसके अंदर दो उसको असिस्ट करती हैं बॉडी, एक हम लोगों के पास में क्या होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और एक क्या होती है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है। जनरल काउंसिल के अंदर हम लोगों के पास में क्या क्या आते हैं, द कमिटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेड एंड एंटरप्राइज, गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, तो ये आप लोगों के पास में रहती हैं। ठीक है जी, सो डी ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद, इंडिया जो है वो आप लोगों के पास में किससे जुड़ी हुई नहीं है। तो जो इंडिया है वो आप लोगों के पास में सार्क से जुड़ी हुई नहीं है, या नफ्टा से, या फिर हम लोगों के पास में क्या आता है, ब्रिक्स आप लोगों के पास में आता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या है, सार्क है, सार्क की क्या फुल फॉर्म रहती है, इट स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो आप लोगों के पास में क्या है, सार्क, सार्क की फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या फुल फॉर्म है हम लोगों के पास में, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये आप लोगों के पास में क्या है, सार्क हम लोगों के पास में, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये क्या है, सार्क है। सार्क जो है ये आप लोगों के पास में कब बना था, 8 दिसंबर 1985 को बना था। कहां पर बना था, ढाका बांग्लादेश के अंदर बना था। कहां पे बना था, ढाका बांग्लादेश के अंदर बना था। ठीक है जी, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कब बना था, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बना था। और इसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इंडिया जो है वो इसके साथ में एसोसिएटेड नहीं है, ना ही इंडिया नफ्टा के साथ में एसोसिएटेड है। जो नफ्टा है ये आप लोगों के पास में क्या था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या रहता है, नफ्टा होता है। क्या रहता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये होता है। ठीक है जी, जो नफ्टा है ये आप लोगों के पास में कब बना था, साइन हुआ था कब, 1992 के अंदर ये आप लोगों के पास में क्या हुआ था, नफ्टा साइन हुआ था। और ये फोर्स में कब आया था, जनवरी 1 1994 से ये आप लोगों के पास में फोर्स में आया था। नफ्टा के अंदर 3 कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पे हम लोगों के पास में कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए। अब इसका नाम चेंज कर कर क्या कर दिया गया है, यूएसए, मेक्सिको एंड कनाडा कर दिया गया है, यूएसएमसीए कर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ब्रिक्स के साथ में तो इंडिया जो है वो आप लोगों के पास में ना ही तो वो सार्क से एसोसिएटेड है, ठीक है जी, तो
ना ही तो ये सार्क से एसोसिएटेड है, ना ही ये नफ्टा से एसोसिएटेड है, ब्रिक्स से ये आप लोगों के पास में क्या है, एसोसिएटेड है। इंडिया इज, अच्छा सार्क से एसोसिएटेड है, अच्छा सॉरी, ये जो इंडिया है ये हम लोगों के पास में हमारा जो है सार्क से एसोसिएटेड है, साउथ एशियन अमेरिकन साउथ एशियन एसोसिएशन से है, नफ्टा के साथ में नहीं है, ठीक है। तो सार्क से है, ब्रिक्स से, नफ्टा से नहीं है, ठीक है। तो ब्रिक्स के अंदर आप लोगों के पास में क्या क्या आता है, ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आता है, ठीक है। तो इंडिया नफ्टा के साथ में एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो इसको ट्रू करने के लिए हमें पहले एक चीज का पता होना चाहिए, सो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में एक चार्ट है, बीओपी। बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ये आप लोगों के पास में क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होती है जो क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। किस चीज को रिकॉर्ड करती है, हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हम लोग, हमारी कंट्री जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जो भी ट्रांजैक्शन करती है उसको किस में रिकॉर्ड किया जाता है, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। सो बीओपी के हम लोगों के पास में क्या रहते हैं, दो अकाउंट होते हैं। एक हम लोगों के पास में होता है करंट अकाउंट, इसमें वो सभी ट्रांजैक्शंस आते हैं जिससे एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक होता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें वो ट्रांजैक्शंस आते हैं जिससे एसेट एंड लायबिलिटीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सो करंट अकाउंट में आप लोगों के पास में क्या क्या आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आप लोगों के पास में आता है। जो गुड्स वाले ट्रेड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, विजिबल ट्रेड। और गुड्स वाला जो होता है उसको स्पेसिफिकली और भी कुछ बोला जाता है, ये क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, जो क्या शो करता है, ओनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को ही शो करता है। सो इसमें क्या आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हम लोगों के पास में आता है। सेकेंड हम लोगों के पास में क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। जो हम लोगों के पास में क्या होता है, इनविजिबल ट्रेड होता है। और थर्ड हम लोगों के पास में क्या रहता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर आप लोगों के पास में आती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, वन वे ट्रांसफर हम लोगों के पास में आती हैं। कैपिटल अकाउंट में वो सभी ट्रांजैक्शंस आते हैं जिससे एसेट और लायबिलिटीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसमें हम लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, जिसमें एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीओ आती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो इसमें इन्वेस्टमेंट आती हैं और क्या आती हैं, बोरोइंग्स आती हैं, ठीक है। सो अब ये आपको क्लियर हो गया। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो आप लोग का, अभी मैंने आपको बताया बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके साथ में डील करता है, गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के साथ में डील करता है, ठीक है। तो गुड्स को क्या कहा जाता है, विजिबल कहा जाता है। सो ये तो आप लोगों का क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है जी। ए बैलेंस ऑफ पेमेंट डील विद बोथ द विजिबल एंड इनविजिबल आइटम, ये हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, कि बीओपी के अंदर विजिबल आइटम भी आती है, इनविजिबल भी आती है। बीओपी के करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बीओपी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीआर। एसडीआर की क्या फुल फॉर्म हम लोगों के पास में रहती है, इट स्टैंड्स फॉर स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट हम लोगों के पास में रहते हैं। क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास में किसकी करेंसी है, आईएमएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बना था, 1944 में ब्रिटेन वुड का एग्रीमेंट हुआ था, उसमें आईएमएफ बनकर आया था। तो एसडीआर को किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों के पास में किस नाम से जाने जाते हैं, बी पेपर गोल्ड के नेम से जाने जाते हैं। एसडीआर क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, क्रिएटेड बाय द आईएमएफ इन 1969 के अंदर। ये आप लोगों के पास में आईएमएफ खुद कब बना था, 1944 में। और एसडीआर आप लोगों के पास में कब बना है, स्पेशल ड्राइंग राइट कब बने, 1969 के अंदर बने। इसको क्या कहा जाता है, पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और आईएमएफ जो रहती है वो बीओपी रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या करती है, सॉल्व करती है, ठीक है जी। तो ये था अभी का हम लोगों का सेशन।
और ये आप लोगों का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच वन इज नॉट एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन? इसमें से कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। सो थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू सो मच बच्चा लोग।